Here is the next video of chapter number 9 पब्लिक फैसिलिटीज़ ऑफ सिविक्स। तो ये जो कुमार और अमू की यहाँ पर स्टोरी गिवन है चेन्नई के बारे में, तो ये स्टोरी को हम अच्छे से एक बार रीड करते हैं। अमू, डिड यू नोटिस दैट द रोड्स इन सादियापेट वर सो बम्पी एंड विदाउट स्ट्रीट लाइट्स? कि अमू क्या कहती है, अमू कहती है कि क्या तुमने नोटिस किया है, अनु कुमार से कहते हैं कि क्या तुमने ये नोटिस किया कि सादियापेट में एक जगह है जो कि यहाँ पर सारी गलियाँ हैं कितनी गंदी हैं और किस तरीके से बहुत भीड़ भाड़ के इलाके हैं और कोई भी स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पर नहीं है। वंडर व्हाट अ प्लेस इज़ लाइक एट नाइट, कि रात को ये जगह कैसी दिखती होगी कोई सोच भी नहीं सकता। कुमार क्या कहते हैं अब, व्हाट बेटर कैन यू एक्सपेक्ट इन अ स्लम, एक झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में तुम और क्या एक्सपेक्ट करती हो। अमू क्या कहती है, वाई शुड स्लम्स बी लाइक दैट, कि स्लम्स है तो क्या हुआ, साफ़ सुथरे तो होने चाहिए, यहाँ पर कोई पब्लिक फैसिलिटीज़ हमें पाने का अधिकार नहीं है क्या। कुमार अब क्या कहते हैं, आई थिंक पब्लिक फैसिलिटीज़ आर फॉर दोज हु लिव इन प्रॉपर हाउसेज इन कॉलोनीज, दे आर द पीपल हु पे टैक्सेस। अब कुमार अब आगे क्या कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो किसके लिए है, उन्हीं लोगों के लिए जो कि लोग अच्छे से घरों में रहते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर टैक्स भी पे करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। अमू क्या कहते हैं, वाई डू यू से दैट, कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, स्लम ड्वेलर्स आर ऑल्सो सिटीजन्स एंड दे हैव राइट्स टू, कि अगर हम झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, हमारे पास अगर अपने घर नहीं है तो क्या हम सिटीजन्स नहीं हैं, हम भी तो सिटीजन्स हैं, हमारे पास भी तो सारे राइट होने चाहिए। कुमार अब आगे क्या कहते हैं, अरे द गवर्नमेंट विल गो बैंकरप्ट दिस वे, अगर इस तरीके से काम करेगी गवर्नमेंट तो फिर वो तो बैंकरप्ट हो जाएगी, सारे पैसे उनके ख़त्म हो जाएंगे। अमू, वेल इट हैज़ टू फाइंड अ वे, कैन यू इमेजिन व्हाट इट वुड बी लाइक टू लिव इन अ स्लम विदाउट प्रॉपर रोड्स वाटर इलेक्ट्रिसिटी। अब अमू क्या कहती है, जो भी है पर फिर भी एक तरीका तो ऐसा निकालना ही चाहिए ना जिसकी वजह से हम सबको भी, हम जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, हम सबको भी ये सारी फैसिलिटीज़ मिले, रोड्स मिले, अच्छे से वाटर मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले। अब कुमार क्या कहते हैं, अरे अब अमू क्या कहते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज मेनी ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज इज बीइंग पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, द गवर्नमेंट मस्ट सी दैट दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड सो दैट एवरीवन कैन लीड अ डिसेंट लाइफ। अमू अब आगे क्या कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें हर पर्सन को ये अधिकार दिया गया है कि वो जी सके, राइट टू लाइफ दिया गया है, और राइट टू लाइफ का मतलब है राइट टू पब्लिक फैसिलिटीज़, की सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ हम भी यूज़ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि किस तरीके से कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि हर पर्सन जो है अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड कर सके। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या गिवन है, एक पाई चार्ट कहते हैं इसको, पाई चार्ट तरीके से आपको गिवन है डेटा, और यहाँ पर आपको सब कुछ बताया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से अपना पैसा खर्च करती है। तो ये सारे कलर्स के हिसाब से आपको बताया गया है कि इतना इंटरेस्ट देती है जो पैसा बोरो किया हुआ है, इतना फिर डिफेंस में, डिफेंस मतलब गोलियाँ और ये सब, मतलब एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए, सब्सिडीज़ जितने भी डिस्काउंट, जैसे एलपीजी के ऊपर सब्सिडीज़ आ रही हैं, ठीक है ना, या फिर आपकी ये स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, वो सब हो जाएंगी एक्चुअली। और इकोनॉमिक सर्विसेज, जो भी इकोनॉमिक सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, जो भी सोशल सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक सर्विसेज क्या होती है, इसको ध्यान से सुनो। इकोनॉमिक सर्विसेज मतलब आपका जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी बेसिकली यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, पावर है, ट्रांसपोर्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। सोशल सर्विसेज कौन सी है, एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट। फिर आपका ये ग्रीन वाला कि ग्रांट्स, असिस्टेंस जितनी भी है, सेंट्रल टैक्सेस में शेयर्स जो भी देने हैं, तो स्टेट्स जो है यहाँ पर क्या करती है, इन फंड्स को यूज़ करती है सोशल और इकोनॉमिक सर्विसेज देने के लिए। नेक्स्ट आपका पुलिस, पुलिस के ऊपर भी इतना खर्चा किया जाता है। फिर अदर्स, अदर्स में क्या आ जाता है, आपका जितना भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, अर्थ साइंस के ऊपर, एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर और प्लानिंग कमीशन वगैरह में जो भी खर्चा किया जा रहा है वो सब है यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, यानी कि उसके अलावा जो भी खर्चे बच गए हैं वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है, एज वाटर पब्लिक फैसिलिटीज़, वाई शुड द गवर्नमेंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़, तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये एक दो चीज़ें और हैं, आप इसको रीड कर लेना अच्छे से। एक ये भी क्वेश्चन अच्छा है, व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट मस्ट अज्यूम द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज इवन व्हेन इट गेट्स टू प्राइवेट कंपनीज टू डू अ पार्ट ऑफ जॉब, तो ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं अटेम्प्ट। नेक्स्ट आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो टैक्स रेवेन्यू है, ये देखो अब कितनी बसेज में कितनी भीड़ है, मेट्रोज़ में कम भीड़ है, ये सब किस लिए, क्योंकि ये डीटीसी बसेस हैं, ये गवर्नमेंट ये सब फैसिलिटीज़ दे रही है यहाँ पे,
बहुत कम पैसे में इतनी ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। वहीं पर अगर आप जाते हैं मेट्रोज़ में ट्रैवल करते हैं तो पैसे बहुत ज़्यादा आपको पे करने होंगे, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर ये देखिए आप ब्रेकअप किस तरीके से होता है टैक्स रेवेन्यू का सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अब ये देखिए मतलब कहाँ से कितना कितना टैक्स आता है। ये है आपका पर्सनल इनकम टैक्स की जो पर्सन्स है वो किस तरीके से मतलब जो हाउस होल्ड पर्सन है भाई जिसकी 1.5 लाख सैलरी है 2 लाख सैलरी है वो यहाँ पर टैक्स पे करते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स है ये कंपनीज वगैरह की वजह से जो लगता है। फिर आपका ये कस्टम्स है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स वगैरह ये सब है। जैसे आप देखते हैं मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं या आप ही पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर वगैरह आप अगर खाते हैं तो उनके ऊपर सर्विस टैक्सेस भी लग के आते हैं ना रेस्टोरेंट से, तो वहाँ से हो जाता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर जाते हैं तो ये एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी ये सब लगते हैं ना, तो ये सारे यहीं पर आ जाते हैं। 1% में आता है आपके, इसके अलावा कोई टैक्सेस अगर बच जाते हैं तो। सो बसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंसेस में सबसे ज़्यादा काम आती हैं बसेस। सबसे ज़्यादा मेन लिंक है ये, क्योंकि लोग अपने काम पर बसेस के थ्रू ही जाते हैं सबसे ज़्यादा। और अर्बनाइजेशन में यानी कि अर्बन एरियाज़ में तो आप देखते हैं कि पब्लिक बसेस जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों की डिमांड को भी यही पूरी कर पाती है, क्योंकि लोग इतने सारे हैं और मेट्रोज़ वगैरह में लोग इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो उनके पास इतने पैसे हैं और ना ही मेट्रोज़ जो है इतने सारे पर्सनस को बियर कर पाती है। तो इतने सारे पर्सनस को बसेज ही हैं जो कि लेके जा सकती हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया यहाँ पर कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने शुरू कर दिए दिल्ली में। तो और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं आपकी मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, ठीक है। और इसी तरीके से तो 11,000 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर खर्च किए अपने, कि वो इस तरीके से मेट्रो रेल वगैरह बनाएगी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर लाएगी। तो लोगों ने क्या किया, मैसिव एक्सपेंडिचर उन्होंने देखा होते हुए, और कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ दिस अमाउंट विल बी स्पेंड ऑन अपग्रेडिंग द पब्लिक बस सिस्टम। उन्होंने क्या सोचा कि मेट्रो सिस्टम में इतना पैसा वो लोग खर्च करें, अगर इनकी बजाय थोड़ी सी पब्लिक बसेस और चला देते हैं तो फिर और ज़्यादा बल्कि हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि मेट्रोज़ तो बहुत कॉस्टली फैसिलिटीज़ देते हैं ना। तो आप क्या इससे एग्री करते हैं, ये सब आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटे। अभी कोई भी दिक्कत लगती है, कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं।